Hello student, we can see the Kirchhoff's law. Kirchhoff gave two law, Kirchhoff's first law and Kirchhoff's second law. Kirchhoff's first law is called Kirchhoff's current law and Kirchhoff's second law is called Kirchhoff's voltage law. So we can understand the Kirchhoff's first law. According to the Kirchhoff's first law, the algebraic sum of the branch current at the node or junction point is zero. तो बेटा हम देखते हैं इसमें किरचॉफ के लॉ को समझते हैं। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ देखते हैं। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ या फिर केसीएल बोल देते हैं, सिंपल इसे हम क्या बोलते हैं केसीएल। केसीएल का मीन्स है इसको बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो देखो किरचॉफ फर्स्ट लॉ या केसीएल, केसीएल का एक फुल फॉर्म होता है, इसमें होता है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ ने हमें यहाँ पर दो लॉ दिए हैं। कौन कौन से लॉ दिए? एक दिया किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरा दिया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले बेटा हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे किरचॉफ करंट लॉ या फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो इस लॉ में किरचॉफ ने कहा है, किरचॉफ ने ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ब्रांच करंट एट ए नोड और जंक्शन पॉइंट इज जीरो। इसका मीन्स है कि किसी पॉइंट पर जितनी भी आपकी करंट है, जितनी भी ब्रांच करंट है, उनका एल्जेब्रिक सम क्या होगा बेटा? जीरो होगा। उनका एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझोगे अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ। इस किरचॉफ्स करंट लॉ को हम समझेंगे तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांच करंट the algebraic sum of all branch current at the junction point, at the junction point। इस जंक्शन पॉइंट को बेटा हम नोड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? नोड। algebraic sum of all branch current at the junction point is zero। किरचॉफ ने क्या कहा था हमसे? किरचॉफ ने कहा था कि किसी पॉइंट पर जितनी भी आपकी करंट है, जितनी भी आपकी ब्रांच करंट है, उनका सम उस पॉइंट पर क्या होगा? जीरो होगा। इसके मीन्स यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द समेशन ऑफ ऑल द करंट, समेशन ऑफ आई का मीन्स क्या है बेटा? यहाँ पर समेशन ऑफ आई का मीन्स है यहाँ पर कि समेशन ऑफ आई की वैल्यू कितनी होगी? समेशन ऑफ आई की वैल्यू आपकी जीरो है। ये किरचॉफ ने कहा था। तो इसको हम समझते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेकर हम इस लॉ को समझते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल देखा जो आपने एग्जाम्पल ले लिया। सपोज करो आपने मान लिया एक जंक्शन पॉइंट हो गया। क्या बेटा? ये एक जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, अब आपने मान लिया इसमें ये ब्रांच करंट आपने मान ली, इसमें ब्रांच करंट कितनी फ्लो हो रही? करंट I1, ये आपने मान ली करंट I2, और ये आपने मान ली करंट I3, और ये आपने मान ली करंट I4, और ये आपने मान ली करंट I5। तो आप इसे देखोगे कि कुछ करंट तो इसमें इनवर्ड आ रही हैं और कुछ करंट इसमें आउटवर्ड आ रही हैं। तो हम इसे सिंपल दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल लिविंग करंट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल एंटरिंग करंट। जितनी करंट आपकी एंटर हो रही है उनका एल्जेब्रिक सम वो किसके इक्वल होगा बेटा? जितनी करंट आपकी लिविंग हो रही है उनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एंटरिंग करंट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द लिविंग करंट। ठीक है, इसका मीन्स है कि समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो। तो देखो हमें इसमें क्या लेना पड़ेगा? इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक साइन कन्वेंशन मानना पड़ेगा। अब हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो साइन कन्वेंशन बेटा आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जो आप चाहते हो वो साइन कन्वेंशन ले सकते हो। यानी कुछ करंट आपकी इनवर्ड आ रही है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, और इट इज कॉल्ड नेगेटिव साइन कन्वेंशन। एंड कुछ करंट आपकी आउटवर्ड आ रही है, उसको हम लोग नेगेटिव भी मान सकते हैं साइन कन्वेंशन में, और पॉजिटिव भी मान सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या मान सकते हो। सपोज करो ये करंट आपकी I1 अंदर आ रही है, यानी द I1 करंट इज एंटरिंग, तो द साइन कन्वेंशन ऑफ I1 करंट इज पॉजिटिव। तो आपने सपोज कर लिया यहाँ पर सपोज साइन कन्वेंशन में आपको बताया ना थोड़ा सा साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन आपको सपोज करना, सपोज कर लिया आपने यहाँ पर
सपोज ये आप अपनी तरफ से मान सकते हो, ये साइन कन्वेंशन आपको अपने तरीके से लेना है। आप किसी को भी प्लस मान सकते हो, किसी को भी माइनस मान सकते हो, पर एक ही डायरेक्शन आपको एक बार माननी पड़ेगी। जो एंटर कर रही है, जितनी भी एंटर कर रही है सबको प्लस लेना पड़ेगा, या जितनी करंट आपकी आउटवर्ड आ रही है, बाहर निकल रही है, उन सबको प्लस लेना पड़ेगा। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। सपोज करो मैंने मान लिया जो एंटरिंग करंट है यानी इनवर्ड करंट, इनवर्ड करंट है जितनी भी इनवर्ड करंट, इनवर्ड करंट को मैंने बेटा क्या मान लिया, यहाँ पर इनवर्ड करंट को मैंने मान लिया पॉजिटिव। तो इनवर्ड करंट को मैंने क्या मान लिया, पॉजिटिव। और जो करंट आपकी आउटवर्ड करंट है, ये आपने मान लिया आउटवर्ड करंट, आउटवर्ड करंट। तो जितनी भी आपकी आउटवर्ड करंट है बेटा, ये करंट आपने क्या मान ली, ये करंट आपने मान ली नेगेटिव। तो देखो मैंने सिंपल एक साइन कन्वेंशन दिखा दिया आपकी। तो जो करंट आपकी इनवर्ड करंट है, इनवर्ड करंट का मीन्स क्या है, यहाँ पर इनवर्ड करंट का मीन्स है जो करंट आपकी अंदर आ रही है। तो सपोज करो आपने मान लिया I1 I2 अंदर आ रही है, सपोज इनवर्ड करंट इज पॉजिटिव, ये आपने अपनी तरफ से मान लिया। आप ये भी मान सकते हो इसे कि आउटवर्ड करंट इज पॉजिटिव एंड इनवर्ड करंट इज नेगेटिव, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो देखो आपने मान लिया जो करंट आपके अंदर एंटर कर रही है, सपोज करो I1 एंटर कर रही है, I2 एंटर कर रही है, तो आपने मान लिया कि इनवर्ड करंट आपकी वो क्या है, वो पॉजिटिव है, और जो आउटवर्ड करंट है वो क्या है बेटा, वो आपकी नेगेटिव है। नेक्स्ट हम इसे समझते हैं, इसे रफ कर देता हूं 1 मिनट। देखो इसके बाद नेक्स्ट इसे मैं आपको रफ कर देता हूं, 1 मिनट रुको। अब देखो बेटा, अब इसे समझते हैं हम लोग। अब देखो जैसे जैसे मैंने आपको मान लिया, आपने सपोज कर लिया इनवर्ड करंट इज पॉजिटिव एंड आउटवर्ड करंट इज नेगेटिव। अब आप देखो I1 करंट इनवर्ड है या आउटवर्ड है, I1 करंट आपकी इनवर्ड है, इसीलिए हम लोग इसे क्या लेंगे, इसीलिए हम लोग इसे पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो आपने मान लिया I1 करंट आपकी इनवर्ड है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव, तो ये प्लस के I1 मान लिया। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर थोड़ा सा ये लिख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू द KCL, KCL के अकॉर्डिंग, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग या किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहां पर आपने कह दिया अकॉर्डिंग टू द KCL, अकॉर्डिंग टू KCL, सिंपल किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू KCL, KCL के अकॉर्डिंग आप समझोगे। तो आप देखो I1 करंट आपकी इनवर्ड है या आउटवर्ड है, इनवर्ड करंट है तो आपको पता I1 करंट इनवर्ड है, तो हम इसे क्या लेंगे बेटा, इसे हम लोग लेंगे प्लस के I1, प्लस के I1। I2 करंट आपकी कैसी है, इनवर्ड है या आउटवर्ड है, I2 करंट आपकी इनवर्ड है, तो I2 करंट को बेटा क्या लेंगे हम, पॉजिटिव I2 लेंगे, तो इसको आपने मान लिया प्लस के I2। ऐसे सेम I3 करंट आपकी क्या है, इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो I3 करंट आपकी क्या है बेटा, I3 करंट आपकी आउटवर्ड है। अब ये कहोगे कि I3 करंट आपकी आउटवर्ड है, I3 करंट आपकी बाहर निकल रही है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे बेटा, साइन कन्वेंशन नेगेटिव। मैंने लिख रखा है आउटवर्ड करंट को क्या लेना आपको, नेगेटिव, इनवर्ड करंट को आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, I4 करंट भी आपकी आउटवर्ड करंट है, दैट इज इसका साइन कन्वेंशन हम बेटा क्या लेंगे, नेगेटिव, माइनस के I4 मान लिया आपने। I5 करंट भी आपकी कैसी है, I5 करंट भी आपकी बाहर निकल रही है, यानी आउटवर्ड करंट है, तो इसको भी हम लोग क्या लेंगे बेटा, इसको भी हम लोग माइनस लेके चलेंगे। तो माइनस के I5 मान लिया आपने, माइनस के I5 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है I1 प्लस I2 माइनस के I3 माइनस के I4 माइनस के I5 इज इक्वल टू 0। जो माइनस के साइन है हम इसको इक्वल के इधर ले आएंगे, तो ये किसको आएंगे बेटा, प्लस को आएंगे साइन। तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो इसे, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। इसका मीन्स आप इसे ये भी बोल सकते हो इस लॉ को, यानी आपको पता है कि द समेशन ऑफ all the algebraic sum of the all current at a junction point is 0। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि the algebraic sum of all the entering current is equal to the algebraic sum of all the living current। यानी according to me, according to Kirchhoff's law, या फिर आप ऐसे भी से एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो करंट आपकी I1 एंटर कर रही है, यहाँ पर I2 एंटर कर रही है, जिन दोनों का सम है वो किसके इक्वल है, वो I3 प्लस I4 प्लस I5 के इक्वल है। तो आपने ये लिख दिया द algebraic sum of algebraic sum of all entering current, all entering current, entering current is equal to the
द algebraic sum of all the living current, तो देखो हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा। मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी इसके अकॉर्डिंग मैंने मान लिया कि ये दो करंट आपकी एंटरिंग करंट है, इनका सम किसके इक्वल है, जो तीन करंट आपकी बाहर निकल रही है I5, I3, I4, ये तीनों करंट आपकी बाहर निकल रही है, इनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल है। तो आप ये भी इसका स्टेटमेंट लिख सकते हो कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल एंटरिंग करंट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल लिविंग करंट। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल एंटरिंग करंट और ऑल लिविंग करंट, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपके आपस में इक्वल होंगे। अब देखो इसके अकॉर्डिंग भी इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम करंट को थोड़ा समझ लेते हैं, करंट क्या होती है, उसके बाद इस चीज को समझते हैं। तो करंट क्या होती है, आपको पता है करंट के बारे में। करंट क्या होती है बेटा, एक मिनट रफ कर देता हूं मैं से। तो देखो आप करंट कहो, करंट क्या होती है, तो करंट होती है आपकी द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज। द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो सिंपल करंट की डेफिनेशन आपकी क्या होती है, तो सिंपल करंट की डेफिनेशन होती है कि द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज, द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसको हम लोग करंट बोल देते हैं। चार्ज के फ्लो होने को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट बोलते हैं। रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, अब जब आप यहां से समझोगे ये दो करंट आपकी आपस में इक्वल है, और ये करंट की डेफिनेशन लिखी है आपने किरचॉफ्स लॉ की, ये डेफिनेशन आपकी ऑल टाइम के लिए पॉसिबल है। मतलब हम यहाँ पे जो बात करेंगे किरचॉफ की, वो किसके लिए बात करेंगे बेटा, वो बात करेंगे ऑल टाइम के लिए, ऑल टाइम पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात करनी है कि जैसे मैंने आपको बताया था, द algebraic sum of the branch current at the node or the junction point is zero at all time। हर टाइम ऑल टाइम की बात करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर, यदि आप करंट को समझो एक मिनट, करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। डेफिनेशन क्या होती है, द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब I1 की बात करेंगे, I2 की बात करेंगे, तो सिंपल I1 की डेफिनेशन है, तो I1 इक्वल टू क्या होगा, तो I1 इक्वल टू आपने मान लिया Q1 अपॉन टी। टाइम सेम है, टाइम सेम इसलिए एक ही टाइम पे एंटर कर रही है और एक ही टाइम पे आपकी बाहर निकल रही है, टाइम सेम है। I2 की वैल्यू क्या होगी, तो I2 इक्वल टू आपने मान लिया Q2 अपॉन टी। I3 की वैल्यू बेटा क्या होगी, तो I3 इक्वल टू आपने मान लिया Q3 अपॉन टी। ऐसी I4 की वैल्यू क्या होगी, I4 इक्वल टू आपने मान लिया Q4 अपॉन टी। ठीक है, ऐसे देखो I5 की वैल्यू आपको निकालनी, I5 की वैल्यू क्या होगी, तो I5 की वैल्यू आपकी होगी Q5 अपॉन टी। ये जितनी भी वैल्यू, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, तो जितनी वैल्यू आपकी I1, I2, I3, I4, I5 की, इसे क्या करो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। क्या लिख देता हूं मैं, टू पुट द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3, I4 एंड I5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो आप ये वैल्यू। जब आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो I1 की वैल्यू कितनी है बेटा, Q1 अपॉन टी, Q1 अपॉन टी पुट कर दो। I2 की वैल्यू कितनी है, Q2 अपॉन टी पुट कर दो। I3 की वैल्यू कितनी है, Q3 अपॉन टी पुट कर देंगे। तो देखो पुट करो आप, तो जब आप पुट करोगे तो आपको पता है वैल्यू कितनी है आपकी, ये आपकी हो रही है Q1 अपॉन टी प्लस के Q2 अपॉन टी इज इक्वल टू Q3 अपॉन टी प्लस के Q4 अपॉन टी प्लस के Q5 अपॉन टी। ठीक है बेटा, टी आप कॉमन ले लो, यहां से टी को कॉमन ले लेंगे, एक टी यहां से कॉमन ले लेंगे, तो टी से टी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो सिंपल आपका क्या आएगा यहाँ पर, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है ऑल द एंटरिंग चार्ज, द algebraic sum of all the entering charge is equal to the algebraic sum of all the living charge। यानी algebraic sum of all the entering charge is equal to the algebraic sum of the living charge। तो आप यहाँ पर एक चीज लिख सकते हो यहाँ पर, algebraic sum, एक मिनट इसे मैं रफ कर देता हूं। तो बेटा आप यहां पर एक चीज लिख सकते हो, यहां पर आप ये लिख सकते हो कि द algebraic sum एक मिनट,
तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द entering charge is equal to the algebraic sum of all the living charge. इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये चीज क्या एक्सप्लेन करती है आपकी? ये एक्सप्लेन करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मीन्स है किर्चॉफ फर्स्ट लॉ किसको एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको आप लिख सकते हो, ये क्या है? तो आप लिख रहे हो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आप बेटा इसे क्या कर सकते हो? आप इसे कह सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्यों है इसमें? वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर चार्ज आपका क्या है बेटा? चार्ज आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी चार्ज आपका कंजर्व्ड है। ठीक है, जितना चार्ज आप भेज रहे हो उतना चार्ज आपका वापस आ रहा है। इसका मीन्स चार्ज आपका कंजर्व है। यानी ये क्या फॉलो करता है? तो आप ये लिख सकते हो KCL is expressed, या एक्सप्रेस लिख सकते हो, द KCL is expressed the law of conservation of charge rule, law of एक मिनट रुको, law of conservation of charge. KCL is express the law of conservation of charge, यानी ये एक लॉ को एक्सप्रेस करता है। किस लॉ को एक्सप्रेस करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्रेस करता है। ठीक है बेटा, तो यहीं तक हम लोग, ये हमारा KCL है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इस पर बेस्ड, तभी हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसे समझने में। देखो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। पहले सिंपल एग्जांपल सपोज करो, जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, सपोज करो यहाँ पर आपने मान ली इस तरीके से, ये करंट आपने मान ली 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ये करंट आपने मान ली 2 एम्पियर करंट आपकी बाहर निकल रही है, ये आपने मान ली 3 एम्पियर करंट आपकी बाहर निकल रही है, ये आपने मान ली कि 3 एम्पियर करंट आपके अंदर आ रही है, और ये आपने मान लिया कि आपकी आई करंट आपकी बाहर निकल रही है। ठीक है, अब आपको पूछा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द आई। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द आई, यानी करंट आई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो करंट आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे? अप्लाई द KCL एट पॉइंट O। ये पॉइंट आप वो मान लो और O पॉइंट पर KCL अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर आपने मान लिया अप्लाई KCL एट पॉइंट O। तो देखो जैसे आप पॉइंट O पर KCL लगाओगे तो आपको पता है ये वाला, ये 1 करंट आपकी इनवर्ड आ रही है, और इनवर्ड में आपने साइन कन्वेंशन क्या माना था? प्लस। पॉइंट मान रखा था आपने साइन कन्वेंशन, आउटवर्ड में क्या मान रखा था बेटा आपने? माइनस। यानी इनवर्ड में आपने प्लस का साइन कन्वेंशन ले रखा था और आउटवर्ड में आपने माइनस का साइन कन्वेंशन ले रखा था। तो आप यहाँ पर देखो, ये 1 एम्पियर करंट आपके अंदर आ रही है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे बेटा? इसको प्लस के 1 लेंगे। क्या लेंगे? +1। 2 आपकी बाहर निकल रही है, तो इसको क्या लेंगे बेटा? -2 लेंगे। 3 आपकी बाहर निकल रही है, तो इसको क्या लेंगे बेटा? इसको -3 लेंगे। ये 3 आपके अंदर आ रही है, तो बेटा इसको क्या लेंगे? +3 लेंगे। और आई आपकी बाहर निकल रही है, तो आपकी माइनस की आई इज इक्वल टू 0। ये तो था किर्चॉफ का करंट लॉ कि द सम ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन पॉइंट इज 0। जितनी भी करंट है इनका एल्जेब्रिक सम इस पॉइंट पर क्या है? 0। तो इनका सम इस पॉइंट पर आपका 0। अब देखो ये +3 -3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 1 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा और माइनस का आई बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। आई को आप इधर ले आओ तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? तो आई की वैल्यू बेटा आएगी -1 एम्पियर। अब आपको करंट माइनस में कैसे आ रही है? करंट स्केलर क्वांटिटी है, तो बेटा करंट यहाँ पर जो माइनस शो कर रहे हैं वो आपने जो साइन कन्वेंशन ले रखा है उसके अकॉर्डिंग शो कर रहे हैं। ठीक है, आपने बाहर आउटवर्ड को क्या ले रखा है? माइनस, उसके हिसाब से आपकी करंट -1 एम्पियर करंट आएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 समझते हैं बेटा। ये तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट था, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लो एग्जांपल नंबर 2, देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो एग्जांपल नंबर 2 क्या है उस चीज भी यहां पर देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2,
तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड को समझते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड सपोज करो आपको दे रखा है, जैसे आपने मान लिया कि ये करंट आपकी आ रही है 1 एम्पियर, ये करंट आपकी आ रही है 2 एम्पियर, और ये करंट आपकी इस तरीके से आ रही है। यहाँ से करंट आपकी निकल गई 1 एम्पियर करंट आपकी चलेगी, ठीक है। इसके बाद से करंट आपकी ऐसे आ रही है, और करंट फिर आपकी कुछ इधर चलेगी कुछ इधर चलेगी। तो यहाँ पर आपने मान लिया 0.5 एम्पियर करंट आपकी इधर चलेगी। तो इसमें करंट आई की वैल्यू पूछिए, किसकी वैल्यू पूछिए, करंट आई की। देखो ये वाला पॉइंट है आपका, यानी ये करंट आपकी 1 एम्पियर आ रही है, ये करंट आपकी 1 एम्पियर आ रही है, और इसके बाद से फिर 1 एम्पियर करंट आपकी इधर चलेगी। तो इस आई करंट की वैल्यू निकालनी है कि आई करंट की वैल्यू आपकी कितनी होगी। तो देखो सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पर केसीएल लगाओगे इस वाले पॉइंट में। क्या लगाओगे, केसीएल। तो सपोज करो आपने मान लिया ये करंट आपकी I1 है, कितनी है बेटा करंट आपकी I1 करंट, कितनी है I1 करंट है, इसको आप I1 करंट मान लो, I1 करंट आपकी यहाँ फ्लो हो रही है। तो अप्लाइंग केसीएल एट पॉइंट ए, ये पॉइंट आप ए मान लो, इस पर केसीएल लगा दो। तो आपने क्या किया बेटा, एक मिनट, इसे सिंपल एक एरो से दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या किया बेटा, अप्लाइंग केसीएल एट पॉइंट ए, आपने पॉइंट ए पर केसीएल लगाया। तो देखो जो करंट आपके अंदर आ रही है, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप अप्लाई केसीएल एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। ये पॉइंट आपने ए मान रखा है, इस पॉइंट को आप बी मान लो, इस पॉइंट को आप सी मान लो, ठीक है। अब देखो अप्लाइंग केसीएल एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर केसीएल लगाओ। जो करंट आपके अंदर आ रही है वो क्या होगी, प्लस, जो बाहर निकल रही है वो क्या होगी, माइनस। तो देखो I1 आपके अंदर आ रही है तो प्लस के 1 एम्पियर होगी। 2 एम्पियर करंट आपके अंदर आ रही है तो प्लस के 2 एम्पियर करंट हो गई। I1 आपकी बाहर निकल रही है तो ये आपकी होगी माइनस के I1, माइनस के I1 होगी। अब देखो यहाँ पर आपने मान ली माइनस के I1 इज इक्वल टू 0। ये तो किरचॉफ का लॉ कहता है कि जो सम है आपका एल्जेब्रिक सम है, एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। ये ही किरचॉफ का लॉ एक्सप्लेन कर देता है। तो आपने मान लिया कि एल्जेब्रिक सम आपका 0 हो गया, तो +1 +2 कितना हो गया बेटा, +3 हो गया। कितना हो गया, +3 माइनस के I1 इज इक्वल टू 0। I1 को आप इधर ले आओ, I1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, I1 की वैल्यू आएगी 3 एम्पियर। कितनी आएगी, 3 एम्पियर। I1 आपने 3 एम्पियर मान लिया। अब देखो आपको सपोज करो यहाँ मानना पड़ेगा इसमें करंट आपकी कितनी फ्लो हो रही है, यहाँ पर आप I2 करंट मान लो, कितनी मान लो, I2। अब आप पॉइंट बी पर, ये पॉइंट आपने बी मान रखा है, तो पॉइंट बी पर आप केसीएल लगा दो। तो यहाँ पर फिर लिखूंगा मैं, यहाँ पर अप्लाई केसीएल, अप्लाई केसीएल एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। तो बेटा पॉइंट बी पर हम केसीएल लगा देंगे। अब देखो जब हम पॉइंट बी पर केसीएल लगाएंगे तो सिंपल सी बात है, आप वही सेम केसीएल वाला रूल लगा दो। यहाँ पर I1 करंट आपके अंदर आ रही है तो ये आपका हो जाएगा प्लस के I1, क्या हो जाएगा, प्लस के I1। और ये करंट आपकी बाहर निकल रही है तो ये आपको हो जाएगा माइनस के 1, और I2 करंट आपकी बाहर निकल रही है तो ये आपको माइनस के I2 इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू अभी आपने निकाली 3 एम्पियर, यहाँ पर पुट कर दो आप, तो 3 माइनस के 1 माइनस के I2 इक्वल टू 0। तो ये कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा। तो 2 माइनस के I2 इक्वल टू 0। तो I2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, I2 की वैल्यू सिंपल 2 एम्पियर आएगी। कितनी आएगी बेटा, I2 की वैल्यू 2 एम्पियर आएगी। यानी I2 की वैल्यू आपने कितनी निकाल दी, 2 एम्पियर। तो ये आपकी 2 एम्पियर होगी। अब एक लास्ट वाले लॉ बचा आपका, वो आप यहाँ पर लगा दो पॉइंट सी पर। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, इधर कर देता हूँ बाद बाकी में, इधर देख लो, अप्लाई केसीएल